मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिया बेतुका बयान, कहा बाबरी मस्जिद है देश का कलंक। वाराणसी मिंट हाउस स्थित ताज होटल में पत्रकारों से बात करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि बनारस में विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद का जो ढांचा है, करणी सेना को वह अवैध ढांचा चुभता है। जिस तरीके से देश पर लगे कलंक बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा है और जिस कलंक से अयोध्या मुक्त हुई है, वैसा हाल ज्ञानवापी मस्जिद का हो, करणी सेना यह मांग करती है। हाथरस की घटना पर करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जो लोग इस घटना में पकड़े गए हैं वह निर्दोष हैं। दोषी अभी पकड़े नहीं गए हैं। दोषियों को पकड़ने के लिए CBI की जांच चल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर रावण पर जमकर निशाना साध देते हुए बताया कि कांग्रेस हाथरस में राजनीति कर रही है, इसमें चंद्रशेखर रावण भी मिला हुआ है। PFI द्वारा 50 करोड़ की फंडिंग हाथरस में हुए, जिसका उपयोग कांग्रेस हाथरस में दंगा भड़काने के लिए करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जातिगत दंगे कराने के लिए लगे हुए हैं। करणी सेना ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका हालिया बयान दिया। करणी सेना अध्यक्ष ने अपराधियों और पीड़ित परिवार की बेटी के लिए सरकार से CBI जांच की मांग की। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मैं शुरुआत करता हूँ। सर, आज की प्रेस वार्ता जो रखी आज पूर्वांचल का करणी सेना का दौरा था। मैं गुजरात के दौरे से सीधा बनारस आ रहा हूँ, अहमदाबाद से, और मैं पूर्वांचल के चंदौली, बनारस और अनेकों जगहों पर जाकर मैं आया हूँ। करीब 12 जगह मेरे कार्यक्रम थे, परंतु मेरी आंखों में एक चीज़ जो चुभती है वो मैं पत्रकारों के साथ शेयर करने के लिए आज आपके बीच में हूँ। मुझे ज्ञानवापी मस्जिद, वो ढांचा, वो अवैध ढांचा करणी सेना को चुभता है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरी आंखों पे वो चुभता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे बाबरी ढांचा जो इस माथे पर, इस देश के माथे पर कलंक था, वो यहाँ से हटा, ये ज्ञानवापी नाम का ढांचा भी जल्द हटे। करणी सेना इस प्रयास में है। हम चाहते एक आंदोलन का रूप इस देश के अंदर हम जल्द ही करणी सेना इसका दें और इस ढांचे को भी जल्द ही, जैसे बाबरी ढांचे का हाल हुआ था, ऐसे ही इस ढांचे का हाल हो, ऐसा करणी सेना चाहती है। मैं इसलिए आज बनारस में करणी सैनिकों को उनकी विचारधारा, उनकी बातें जानने के लिए उनके बीच में आया था। एक विषय है जिसको लेकर मैं पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की बेटी को न्याय मिला है। आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं, परंतु हत्यारा कौन है? हम लोगों ने CBI की जाँच की मांग की। करणी सेना ने, हम स्वयं हाथरस गए। आज CBI ने केस अपने हाथ में ले लिया है। जल्दी ही असली हत्यारे, असली गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे। मुझे ऐसा लगता है अभी निर्दोषों को जेल में डाला गया है। CBI के माध्यम से असली दोषी पकड़े जाएंगे, ऐसा करणी सेना का मानना है। निश्चित तौर पे संदीप ये वाला या संदीप वो वाला। एक संदीप वो जिसकी आप फ़ोन कॉल डिटेल्स आपके चैनल्स दिखा रहे हैं, एक संदीप वो जो ऑनर किलर भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि CBI की जांच में बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एक मानना है कि उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने के पीछे जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, PFI के लोग, जो 50 करोड़ रुपए का जो फंड बाहर से आया है इस प्रदेश की शांति को भंग करने के लिए, मुझे लगता है स्वराज जीवन जैसे लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और राहुल गांधी के चहेते हैं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस बात की भी जांच करे कि क्या PFI और चंद्रशेखर रावण के साथ राहुल गांधी और वाड्रा तो मिले हुए नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने के पीछे क्या इन लोगों का हाथ तो नहीं है? क्या ये नहीं चाहते कि योगी सरकार जो है प्रदेश में ठीक ठाक काम कर रही है वो काम करे? हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और राष्ट्रीय लोकदल के लोग, जिस प्रकार से अखिलेश यादव की जो लोग हैं, वो वहाँ पर अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं भी वहाँ गया था, करणी सैनिक भी वहाँ गए थे, परंतु लोकतांत्रिक तरीके से जो पुलिस ने व्यवस्था की है, हम वहाँ गए, परिवारों से मिले और वहाँ पर मिलकर अपनी बात रखी। परंतु वहाँ पर जाके हुड़दंगबाजी करना, उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगे कराने की जो साजिश
राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा रच रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए और इनको भी जेल के पीछे डालना चाहिए। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी में भी भू स्वामित्व योजना के तहत आज वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात की और उनसे उनके घर के कागजात मिलने पर इसके फायदे के बारे में पूछा तो लाभार्थियों ने उसका जवाब दिया। वाराणसी की कमिश्नरी सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के राजा तालाब तहसील के अंतर्गत आने वाले सेवापुरी विकासखंड के 9 गांवों के 563 लाभार्थियों को इस योजना के तहत उनके घर पर घरौंदी सौंपी गई। 9 गांवों के 18 लोगों को कमिश्नरी सभागार में जिलाधिकारी द्वारा उनके घर के कागजात दिए गए। उसके बाद सभी 9 गांवों में अधिकारियों की देखरेख में सभी लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड दिया गया, जिसको पाकर लोग काफी खुश हुए। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि इतने सालों बाद हमें अपने घर के कागजात मिल रहे हैं। हम काफी खुश हैं क्योंकि अभी तक हम जहां रहते थे उसका कोई कागज हमारे पास नहीं था। प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना से आज हम अपने घर के मालिक हैं और जो काम प्रधानमंत्री ने इतने सरलता से कर दिखाया अन्य सरकारों के लिए काफी कठिन था और उन्होंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि आबादी की जमीन पर रह रहे इन लोगों को आज उनके आवास का स्वामित्व कार्ड मिल गया है। अब यह उसके मालिक हो गए हैं। इससे उनको बहुत फायदा होगा। लोन लेने के लिए, केसीसी बनवाने के लिए अब उनको दिक्कत नहीं होगी और साथ ही अक्सर तहसील दिवस पर इनकी समस्याओं का भी समाधान होगा, जो अक्सर नाली बनाने, कब्जा करने और पशु बांधने के लिए अक्सर यह तहसील के चक्कर लगाते थे, उससे इनको निजात मिलेगी। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। चिंता भी मुक्त हो गए और पूरी तरह और राम मिले जी फायदा सर, इससे हम अपना कर्ज ले सकते हैं बैंक द्वारा और व्यवसाय अपना बढ़ा सकते हैं, दुकान। आपको पूरा विश्वास है बैंक में काट दीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी बहुत बधाई दी। बताइए आपको ये प्रॉपर्टी स्वामित्व जो कानूनी प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आप बताइए कि पहले आपको क्या परेशानी होती थी। मैं राजेश कुमार सिंह, स्वामित्व योजना का लाभ के द्वारा हमें प्रॉपर्टी कार्ड मिला, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे हम जो विरासत होगा उसमें कोई झंझट नहीं होगी। जैसे आसपास पड़ोस के कोई दबंग आदमी आके हमारे ज़मीन पे कब्जा करके हमारा हो गया, पहले वर्बली चलता था, मौखिक, अब लिखित तौर पे मिला हुआ है, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और कोटि कोटि उनको धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है? फुलपत्ती कौन गाँव से? रसुल्ला। क्या मिला है आज आपको? हमारा तो संपत्ति मिल गया, कागज मिल गया। कितना फायदा है इससे? बहुत फायदा हमारे लिए मिला। क्या फायदा है? किसकी तरफ से दिया, कौन दिया है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री साहब का हमारा पूरा पूरा धन्यवाद, जो कि इतना निकाले। किसके धन्यवाद दे? क्या हुआ है आज? अरे हमारे आज स्वामित्व जो है कि जमीन का मिल गया है, उसके लिए जो है कि बहुत बहुत बधाई क्या है। फायदा है? फायदा तो ये है कि हमसे कोई झगड़ा नहीं करे, अगल बगल कोई टकराव नहीं होगा, यही सब बातें हैं। बहुत अच्छा हुआ। बताइए क्या नाम है? राम जी, कौन गाँव से? हिट्टापुर। राम जी, आपको क्या मिला है? इसका क्या फायदा है? हमको कागज मिला है किसे? स्वामित्व योजना का। इससे किस तरह देख रहे, कितना फायदा है? इससे मुझे जो है कि एक अथवा के रूप में मिल गया, प्रमाण के रूप में। कोई दिक्कत नहीं होगी, जरूरत पड़ेगा तो मैं दिखा सकता हूँ, अंगूठा लगा सकता हूँ, और लोन भी ले सकता है? लोन भी मिल सकता है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को जो इस तरह कार्यक्रम चला? बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री को मिला है। ये हम ग्राम मणैया, विकासखंड सेवापुरी, नाम चंद्रमा सिंह पटेल। ये जो भू स्वामित्व योजना जो चल रहा है 6 राज्य में, ये बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे पार्टी को। क्या कहेंगे, कभी भी ऐसी कोई और सरकार ने इस तरह के बारे में सोचा था? नहीं, सरकार तो फिलहाल ये बहुत जटिल काम था, जटिल काम के लिए मतलब कोई सोच नहीं पाया। लेकिन मोदी जी ने ये जटिल कार्य बहुत सरलता से पूर्ण कर रहे हैं और लोग इसे अमल भी कर रहे हैं। और जो आबादी की ज़मीन है, अब लोगों को उसका तो कार्ड मिल जाएगा, सरकारी कार्ड, और उसका लाभ मतलब लोगों को आसानी से रहेगा कि मतलब लोन ले सकते हैं बैंक से। और
हर तरह की जैसे मालिकाना हक मिल जाएगा उनको, मालिकाना हक से एक उनका अलग मतलब वैल्यू रहेगा। जमीन को लेकर तमाम लड़ाइयाँ होती थी, हाँ। कब्जे को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, वो कितने हद तक उसमें कमी आ जाएगी अब उसमें जैसे ये भू स्वामित्व लोगों का जैसे नाम हो जा रहा है, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा और आपस में बंटवारा भी बहुत आसान होगा। जैसे जिनके नाम से है वो अपने बच्चों को भी आसानी से भविष्य में बांट सकते हैं और उसमें बच्चे भी आपस में तनावपूर्ण जीवन नहीं जिएंगे, बहुत शांतिपूर्वक अपना जीवन जिएंगे। एक बॉर्डर लाइन हो जाएगा कि नहीं हमारा एरिया इतना। तरह से स्वामित्व योजना की आज से शुरुआत हुई, क्या रहा, किनको क्या क्या मिला और क्या हुआ? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो भारत सरकार की पंचायती राज विभाग की स्कीम है, उत्तर प्रदेश के 2 स्कीम्स में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल की गई थी, जिसमें बाराबंकी और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उन्हीं लोगों को घरौनी का वितरण किया जा रहा है जिन गाँव में ये कार्य हुआ था। दोनों जिलों के 10-10 गाँव लिए गए थे। वाराणसी में 9 गाँव का चयन हुआ था। उन 9 गाँव में जो कार्य था पिछले 3 महीने चला। उसमें जो आबादी क्षेत्र होता है, उस आबादी क्षेत्र में जहाँ घर बने होते हैं, उन घरों में जितनी ज़मीन लोगों की होती है उनका स्वामित्व घरौनी के माध्यम से आज दिया जा रहा है। ये पहले भारत में स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो गांव में जिनके घर होते थे तो उनको भूमि का कोई स्वामित्व नहीं होता था। राजस्व के नक्शे में केवल पूरे गांव की बाउंड्री चिन्हित होती थी और जिसमें आबादी क्षेत्र लिखा रहता था। इनके झगड़े, डिस्प्यूट या किसी प्रकार से इसका स्वामित्व का प्रयोग आगे कार्यों के लिए कोई भी नहीं ले सकता था। उस प्रथा को तोड़ते हुए ये स्कीम लागू की गई है और इसमें वाराणसी को पहले चरण में चयन किया गया था। अब ये स्कीम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होनी है। उसमें 39 जिले लिए गए हैं, जिसमें फिर दोबारा वाराणसी को लिया गया है। आने वाले 6 महीने में अब ये वाराणसी के बाकी बचे हुए 700 गाँव में भी की जाएगी। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अब तक जो झगड़े अगर ग्रामीण तौर पे सामने जो आ रहे थे, बड़े झगड़े सामने आ रहे थे इन जमीनों, क्या लगता है आने वाले दिनों में इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और मिलेगी तो किस स्तर पर मिलेगी? जो घरौनी स्कीम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की, उसके मल्टीपल बेनिफिट हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट ही इसका ये है कि अब जीपीएस की मार्किंग के साथ ड्रोन के माध्यम से घरों की बाउंड्री फिक्स हो गई है और घरों का एरिया और जो उसकी जो जितनी भी चौहद्दी जिसको कहते हैं वो फिक्स हो गई है। और फिक्स होने के बाद अब हर घर स्वामी को भविष्य में पता रहेगा कि मेरे घर का एरिया कितना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक का है। तो अधिकतर तहसील दिवसों में, थाना दिवसों में जो शिकायतें होती है वो इसी बात की होती हैं कि किसी के सहन का किसी ने कब्जा कर लिया, किसी में नाली खोल ली, किसी में खूंटे गाड़ के पशु बांध दिए। वो सारे झगड़ों का समाधान अब जीपीएस की जो हमारी डिजिटाइज रिकॉर्ड है उसके माध्यम से हो सकेगा। अब हम लोग ऑथेंटिक वे में डिजिटाइज रिकॉर्ड सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उसकी बार बार पैमाइश कर सकते हैं, बार बार पैमाइश करके उसका एरिया दोबारा चिन्हित कर सकते हैं। तो जो अधिकतर आपस में डिस्प्यूट होते थे वो खत्म हो जाएंगे, गांव में छोटी छोटी दुश्मनियां बन जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी, थाना दिवस, तहसील दिवस के चक्कर खत्म हो जाएंगे, सिविल लिटिगेशन, सिविल कोर्ट में जो लोग जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही जिसका स्वामित्व मिल गया है उसको वो बैंक में बंधक रख के बैंक के लोन भी प्राप्त कर सकेगा। जैसे केसीसी में हम लोग खेत को बंधक रख के लोन प्राप्त करते हैं। जो आबादी शहर की होती है, शहर के लोग स्वामित्व के कागज रख के बैंक का लोन ले सकते हैं। उसी प्रकार किसान भी भविष्य के लिए आपस की जरूरतें होंगी तो आबादी क्षेत्र के लोग इसको कर सकेंगे। तो मल्टीपल बेनिफिट के साथ ये स्कीम शुरू की गई है और बहुत रेवोल्यूशनरी स्कीम है। गांव में जो आपसी भाईचारा कम होता जा रहा है आबादी के झगड़ों की वजह से, वो सारा का सारा कम करने का इसमें पोटेंशियल है। अगर ये साल हम लोगों का आने वाले 6 महीने में स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो निकट भविष्य में ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और आने वाले सालों में इसके झगड़े काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट न्यायालय भी पहुंचा तो इस डिजिटाइज रिकॉर्ड के माध्यम से उसका निपटारा बहुत आसान हो जाएगा, बहुत टाइम बाउंड हो जाएगा। और एक क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता की जो बात होती है वो इसके साथ इसलिए अटैच है कि डिजिटाइज सर्वे ड्रोन के माध्यम से बाकायदा एक जीपीएस मार्किंग करके किया जा रहा है, ना कि मैनुअल मार्किंग के द्वारा। तो कुल मिला के इसका बहुत बेनिफिट है और वाराणसी बड़ा भाग्यशाली डिस्ट्रिक्ट है कि इसका चयन इस कार्य के लिए हुआ था। और आने वाले 6 महीने के बाद एक काफ़ी गांव के क्षेत्र में एक अमन शांति का माहौल देखने को मिलेगा और एक नई प्रॉस्पेरिटी और नए आर्थिक संसाधन जो डेवलप होने हैं उसका एक नया द्वार खुलेगा। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। अभावित की जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भदोही जिले का जिला अभ्यास वर्ग ज्ञानपुर स्थित दिव्या लॉन में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के 70 कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के आभास वर्ग में सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिला प्रचारक डॉक्टर सुरेश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अतिथि के रूप में प्रवासी कार्यकर्ता प्रदेश सहमंत्री शुभम कुमार, विभाग संगठन मंत्री अवनीश राय मानस, विभाग संयोजक दीपक विश्वकर्मा, मिर्जापुर विभाग, अजीत जनजातीय कार्य प्रमुख आदि लोग उपस्थित रहे।
जिला अभ्यास वर्ग में जिला प्रचारक डॉक्टर सुरेश ने उद्घाटन सत्र के दौरान बताया कि परिषद का कार्य सिर्फ भारत माता की जय ही नहीं बल्कि सभी परिसरों कॉलेजों के बीच में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के अमृत वचनों का प्रचार प्रसार करना, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र सांस्कृतिक संगठन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। भारत माता की जय, परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डायनामाइट डायनामाइट डायनामाइट, कौन लड़ेगा किसमें दम, एबीवीपी एटम बम, कौन लड़ा है किसमें दम, एबीवीपी एटम बम। परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इन सभी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। आप जिले में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इकाई कार्यकर्ता के रूप में, तहसील कार्यकर्ता के रूप में, नगर इकाई कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन हम यह भी जानते हैं, यह भी कह सकते हैं कि इकाई गठन जो किया जाता है ये पूरे जिले में विद्यार्थी परिषद का काम को बढ़ाने के लिए इकाई गठन की जाती है और पूरे जिले में जो इकाई का काम होता है उसी आधार पर विद्यार्थी परिषद के काम को देखा और समझा जाता है। इकाई गठन 3 रूप में माध्यम से हम कर सकते हैं। नगर इकाई की घोषणा होती है, तहसील इकाई की घोषणा होती है, कॉलेज इकाई की घोषणा होती है और विद्यार्थी परिषद संगठन सभी इकाइयों के कार्यकर्ताओं से अलग अलग अपेक्षा भी रखता है। कहीं न कहीं ऐसा भी कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े हैं तो यह आपको मानना पड़ेगा कि आपका भविष्य एक सकारात्मक दिशा की ओर जा रहा है और आप जीवन में कभी अनाथ नहीं हो सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक कार्यकर्ता था, इकाई कार्यकारिणी सदस्य हमारी भी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज संगठन ने संघर्षों को देखते हुए, कार्यों को देखते हुए प्रदेश सह मंत्री के रूप में काशी प्रांत में काम करने का अवसर दिया है और मुझे खुशी होती है कि मैं आप लोगों के बीच में आज आया हूं। विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से लगातार अपने स्थापना दिवस से लगातार आपके बीच में काम कर रहा है और संघर्ष करता आ रहा है और इसी संघर्ष का देन है कि आज सभी छात्र संगठनों से हटकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक अलग अपनी पहचान है और अपना काम पूरे विश्व भर में है। आज के इस सत्र में मुझे 3 विषय दिए गए हैं: इकाई गठन,